चलिए आज टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ जी, सो सी एस एस हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, like a color property. The color property is used to set the color of the text. The color is specified by the name, by the hex value and with the help of RGB. ठीक है, so the default text color for a page is defined in the body selector. So body के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर color define किया है blue. So यानी कि जितना भी मैटर आप लिखेंगे वो सब आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में आएगा। और अगर हमने स्पेसिफिक H1 के लिए डिफाइन किया ग्रीन कलर तो आपको ग्रीन कलर में टेक्स्ट अपना डिस्प्ले होगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग का कलर हमारा ब्लू हो गया, सॉरी ग्रीन, और बाकी बॉडी कलर ब्लू, इस तरह से। नेक्स्ट, टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर। इन दिस एग्जांपल वी डिफाइन बोथ द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एंड द कलर प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर बॉडी को दिया है बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे और टेक्स्ट का कलर है ब्लू। H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर वाइट एंड डिव का बैकग्राउंड कलर अगेन ब्लू रखा हमने और कलर वाइट। सो आप यहाँ देख सकते हैं सभी का कंट्रास्ट हमें दिखाई दे रहा है और हमारा इजीली कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। सो बैकग्राउंड कलर एलिमेंट में फिल होगा और कलर जो है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल होगा। सो important, high contrast is very important for people with vision problems, so always ensure that the contrast between the text color and the background color, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज इज गुड। अब आप वाइट वो लिख रहे हो, क्या कहते हैं, वाइट बैकग्राउंड कलर में आप डाल रहे हो और कलर जो आप क्लोज टू ग्रे लिख रहे हो, ठीक है, तो वाइट में ग्रे क्या होगा, ब्लेंड हो जाएगा, आपका क्लियरिटी नहीं होगी इसके अंदर। सो इसलिए यहाँ पर ये हमने एग्जांपल कुछ क्रिएट की किस कलर के साथ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा, है ना। सो ध्यान रखो कि बैकग्राउंड पर अगर यूज़र फोकस करे तो बैकग्राउंड क्लियर हो और टेक्स्ट को फोकस करे टेक्स्ट एकदम क्लियर हो। ये ना हो कि दोनों एक दूसरे में जेल हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंट्रास्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, नंबर 15। चलिए नेक्स्ट है टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी हमारे पास टेक्स्ट अलाइन लास्ट, डायरेक्शन, यूनिकोड, बीडी एंड वर्टिकल अलाइन। सो पहले बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। द टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट। A text can be left or right aligned, center or justify। ये हमें सब पता है, प्रैक्टिकली में ट्राई करके देखा हुआ है। The following example shows center aligned and left and right aligned text. Left alignment is default if text direction is left to right and right alignment is default if text direction is right to left। So मान लो कि अगर आप दुबई के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पर क्या चलता है, उर्दू अरबिक यूज़ होता है तो राइट टू लेफ्ट होता है, तो वहाँ पर राइट डिफ़ॉल्ट में होगा। हम यहाँ पर यूएस इंग्लिश में काम कर रहे होते हैं तो हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है, तो हमारा लेफ्ट डिफ़ॉल्ट होता है ना। सो यहाँ पर H1 में हमने क्या लिखा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, H2 में लिखा टेक्स्ट लाइन लेफ्ट जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, और H3 में हमने क्या लिखा है, राइट। H1 सेंटर, H2 लेफ्ट, H3 राइट। तो आप नॉर्मली जो अलाइनमेंट देखते हैं वो लेफ्ट सेंटर राइट होते हैं हमारे। जस्टिफाई जो होता है वो हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट में काम करता है, जैसे पैराग्राफ एग्जाम्पल के तौर पर। So when the text line property is set to justify, each line is stretched so that every line has equal width and the left and right margin are straight, like in magazines and newspapers। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। So div में हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, तो आप यहाँ देखेंगे आपका मैटर लेफ्ट में और राइट में एकदम प्रॉपर तरीके से वेल अलाइन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ काम करती है, तो जैसे हमने फोटोशॉप पर रखा है, फोटोशॉप में आप लोग देखते हो जब हम लोग जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई में भी 3 ऑप्शन और आते हैं, जस्टिफाई फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम राइट, या लास्ट लाइन को फोर्सफुली जस्टिफाई करना है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं टेक्स्ट अलाइन लास्ट, यानी कि पैराग्राफ या डिव की जो लास्ट लाइन होगी ये उस पर काम करेगा, है ना। तो अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन 3, हाँ
in 3p elements, चलिए चेक करेंगे आउटपुट। तो ये देखो हमारा पैराग्राफ है जो कि लेफ्ट और राइट से जस्टिफाई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लास्ट लाइन हमारी कहाँ जा रही है, राइट। ये उसको हमने सेंटर डिफाइन किया हुआ है, तो लास्ट लाइन हमारी सेंटर में आएगी, और इसको हमने बोला है लास्ट लाइन को जस्टिफाई। तो आपका लास्ट लाइन के अंदर मैटर कम है तो वो क्या करेगा, स्ट्रेच करके उसको फिल कर देगा, है ना। CSS की प्रॉपर्टी जाके देखो क्या लगी है, राइट सेंटर जस्टिफाई। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई, तो मेरा जो ये जिगजैग देख रहे हो ये भी आपका फिल हो जाएगा तरीके से, है ना। करके दिखाता हूँ, चलो। तो ये आपका टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी, इस पर आइए, और यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। इसको ओपन करेंगे, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तीनों में डाल दो, ठीक है। तो ये जस्टिफाई सिर्फ यहाँ तक चलेगा, और लास्ट वाली जो लाइन होगी उस पर लास्ट वाली प्रॉपर्टी चलेगी, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे वेब ब्राउज़र, रीलोड। अब आप देखो प्रॉपर जस्टिफाई आ रहा है हमारा। तो ये सेंटर से जस्टिफाई है लास्ट लाइन, ये आपकी राइट से जस्टिफाई है, और ये फुल्ली जस्टिफाई है। इस तरह से आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जस्टिफाई होता है वो लेफ्ट होता है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक और बना दूँ D, और मैं यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटा देता हूँ, उसका नाम क्या देंगे, D। यहाँ क्या लिख देते, डिफ़ॉल्ट। अब ज़रा जाके देखो यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, लेफ्ट, है ना। किसका मैसेज है, चलिए। तो ये डिफ़ॉल्ट समझ आ गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई लिखते हैं तो लास्ट लाइन हमारी लेफ्ट में होती है, ठीक है। तो अब हमें लास्ट वाली लाइन को भी कंट्रोल करना आ गया, कैसे हैंडल करना है। तो आप अगर लिख भी देते हैं इसको, तो ये आपको यहाँ पर लेफ्ट लिखने में से ज़रूरत होती नहीं है। चलिए ये पार्ट हमने क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्लोज। फिर क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में मैंने आपको HTML में एक टैग याद होगा, वीडियो पढ़ाया था, बाय डायरेक्शनल टेक्स्ट, है ना। तो अब CSS में आपका डायरेक्शन प्रॉपर्टी दी हुई है, डेडिकेटेड। सो द डायरेक्शन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, एंड यूनिकोड बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। हमने P टैग में यहाँ पर लिखा डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, और यूनिकोड बाय डायरेक्शन में क्या लिखा, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। यानी कि डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमारा ऐसा होगा, लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट की जगह पर राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये राइट टू लेफ्ट की वजह से ऐसा हुआ है, और आपका बाय डायरेक्शनल इसमें ओवरराइड हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ जाके देखेंगे आप, कंट्रोल U प्रेस करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा RTL राइट टू लेफ्ट, और बाय डायरेक्शनल ओवरराइड हमारा रिवर्स हमने यहाँ पर चला रखा है इसमें। तो जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, इससे मैटर मेरा राइट में गया है, और ये वाला जो मेरा डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, इससे टेक्स्ट मिरर फॉर्म में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल अलाइन। तो ध्यान रखना कि वर्टिकल अलाइन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में चलता है, बाकी और कहीं काम नहीं करेगा। अब आप ये सोचें कि लेट्स से कि ये मेरा एक डिव है पूरा, इतना जो टीवी स्क्रीन है, और इसके बीच में कोई अगर मैटर है वो ऊपर नीचे अलाइन हो जाए, नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे काम करता है, द वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन एलिमेंट। सो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि आपको सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज इन अ टेक्स्ट। तो हमने क्या लिखा, IMG A B C D E, इस तरह से हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप यहाँ पर देखें इसको कि आपका इमेज का पोजीशन जो है वो सभी में अकॉर्डिंग टू कंटेंट अलग अलग जगह पर है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखा, बेस लाइन। तो देखो मैटर की लाइन बेस लाइन पे अटैच है, हमने लिखा वर्टिकल लाइन टेक्स्ट टॉप, तो टेक्स्ट के टॉप में चला गया, टेक्स्ट बॉटम तो बेस लाइन के नीचे निकलेगा, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट।
तो इस तरह से आपके पास 5 ऑप्शन इसके अंदर आते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं सारी, बेस लाइन, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, सब एंड सुपर। तो ये चलता है टेक्स्ट के साथ ही। तो ये हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाएंगे 14.2। हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टेक्स्ट डायरेक्शन। गलत है, इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। टाइटल चेंज नहीं हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन को लिखा तो सही है, गलत क्यों आ रहा है? यहाँ गलत हो गया है, अब सही है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, जब हम लोग किसी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे क्या होता है? अंडरलाइन आता है, तो उसके लिए चलता है टेक्स्ट डेकोरेशन। यानी कि अब आपके पास ये प्रॉपर्टी सीखने के बाद ये राइट है कि आप अपने टेक्स्ट का कलर अलग और उसके नीचे जो लाइन होती है उसका कलर अलग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, उसकी थिकनेस, और शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट हैंड लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो चलिए, ऐड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट। द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू ऐड अ डेकोरेशन line to text. Tip: you can combine more than one value like overline and underline to display lines both over and under a text. So example देखें यहाँ से, इस पर हमारा टिप पर जाइए, लिखिएगा क्लास, क्या लिखते हैं हम लोग? मार्क P3, ऐसे रिलोड। हाँ जी, तो H1 टैग पर हमने क्या डाला है? ओवरलाइन। H2 पे क्या डाला है? लाइन थ्रू। H3 पे क्या डाला है? अंडरलाइन। पैराग्राफ पे क्या डाला हमने? ऊपर और नीचे दोनों जगह में लाइन चाहिए, ठीक है। चेक करेंगे यहाँ जाके, अब आप देख सकते हो टेक्स्ट के ऊपर लाइन लेके आना है, लाइन बीच में लाना है, अंडरलाइन लेके आना है, या मैटर के ऊपर नीचे दोनों जगह लाइन लेके आना है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज़ नॉट अ लिंक एज इज़ ऑफन कन्फ्यूज द रीडर। क्योंकि हमें अंडरलाइन का मतलब यही पता है कि लिंक के ऊपर होता है। हमने यहाँ पर लिंक पे ट्राई नहीं किया ना, टेक्स्ट पे ट्राई किया, तो जनरली टेक्स्ट पे नहीं चलाते हम लोग इस चीज़ को। जब आप ए टैग डालते हो ऑटोमेटिकली क्या होता है? हैंड का सिंबल आता है, अंडरलाइन बन जाती है, वहाँ आपने इसको ट्राई करना है प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट प्लीज़ नोट, हाँ ये तो हमने उधर देख लिया है, तो इसकी पैडिंग छूट गई है, पैडिंग 3। So specify a color for the decoration line. The text decoration color property is used to set the color of the decoration line. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में तो आपको ये लिखना होता है टेक्स्ट डेकोरेशन ओनली। यहाँ पर लोग लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन क्या होगा और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का कलर क्या होगा। तो अब आप यहाँ जाके देखें तो आप अपनी लाइनों के कलर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफाई अ स्टाइल ऑफ द डेकोरेशन लाइन, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बॉर्डर पढ़ लिया है, तो उसमें पता है डैश होता है, डॉटेड होता है। अब आप अपने अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज कर, जैसे सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश, वेवी, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ देखोगे, आप अपने स्टाइल वगैरह बदल सकते हो। तो ये तो सब हमने यहाँ तक पढ़ रखे। ये कुछ नया पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पर। तो वेव्स की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी इसमें मिलेगी, यानी कि जब हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ से वेवी करके आपको ये ऑप्शन मिलेगा। स्पेसिफाई द थिकनेस फॉर द डेकोरेशन लाइन, तो ये आपको पता ही है, जो हम लोग बॉर्डर वगैरह अपना डालते हैं, तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो द टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द थिकनेस ऑफ द डेकोरेशन लाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा है लाइन अंडरलाइन होगी, रेड कलर की होगी, डबल होगी और 5 पिक्सल की होगी। तो ये देखो हम थिकनेस बदल पा रहे हैं, तो यानी कि आप अंडरलाइन की थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों के लिए। तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन रिक्वायर्ड है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? ऑप्शनल। गलत जगह तक पहुंच गया, इसको सही करिए। ये कोड पहले ही बंद होगा यहाँ पर, अब सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, कलर, स्टाइल एंड थिकनेस। तो हमने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन इज अंडरलाइन। यहाँ पर हम लोग दूसरे में अंडरलाइन और कलर बदल रहे हैं, तीसरे में हम लोग अंडरलाइन, कलर और अंडरलाइन का टाइप, और चौथे वाले में अंडरलाइन के साथ में हम लोग थिकनेस भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए, है ना।
तो आप CSS में ये चेंजेस भी करा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, a small tip, all links in HTML are underlined by default. Sometimes you see that links are styled with no underline. Text decoration none is used to remove the underline from the links like this. मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट में नीचे अंडरलाइन ना हो, जैसे हम लोग यहाँ देखें अंडरलाइन आ रहा है बाई डिफ़ॉल्ट। अब आप यहाँ देखोगे जैसे हमने लिखा है यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन नन अ लिंक विद नो अंडरलाइन, हमने क्या लिखा है google.com। आप देख सकते हो मेरे इसमें कोई अंडरलाइन नहीं है। कंट्रोल यू प्रेस करके देखें हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन ए टैग के लिए नन से लाइन चली जाती है। अगर आप लिख देंगे ए होवर तो माउस होवर करने पर लाइन आएगी, ये हम पढ़ चुके हैं सूडो, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अपर केस वगैरह लोअर केस सेंटेंस केस कैपिटलाइज ये प्रॉपर्टी आती है। सो द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन अ टेक्स्ट। तो मान लो कि आपने जैसे हेडिंग लिखा हुआ है और ये क्या है स्मॉल में लिखा हुआ है या टाइटल केस में लिखा हुआ है, मुझे इसको अपर केस में करना है, तो आपको जाके डिलीट करके दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप CSS में केस को चेंज कर सकते हो। So it can be used to turn everything into uppercase or lowercase letter or capitalize the first letter of each word, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। सो एग्जांपल आप देख सकते हैं पैराग्राफ में हमने क्लास बना रखी है अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज। आप एग्जांपल देखेंगे तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म टू अपर केस, दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म टू लोअर केस एंड दिस टेक्स्ट इज कैपिटलाइज। तो चारों वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहे हैं। जाके CSS प्रॉपर्टी चेक करो, है ना। तो आप अपने टेक्स्ट का कभी भी स्टाइल वगैरह चेंज करा सकते हो। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग। तो टेक्स्ट स्पेसिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट का काम क्या था कि मान लो कि पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वो कितने गैप के बाद स्टार्ट होगा। जैसे अभी क्या है, हेडिंग के जस्ट नीचे से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो, 50 पिक्सल का गैप हो स्टार्टिंग में, तो हम लोग क्या बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, लेटर स्पेसिंग जैसे प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ तो प्रॉपर्टी के बीच में गैप आ जाए, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं, प्रॉपर्टी P और R के बीच में इस तरह से, तो लेटर। लाइन हाइट, अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो लाइन के बीच में कितना गैप होगा। वर्ड स्पेसिंग, ये जितने वर्ड लिखे हुए सबके बीच में गैप। और वाइट स्पेस, जो हम लोग ये स्पेस लगाते हैं इस तरह से ये। तो चलिए वन बाय वन देखेंगे। टेक्स्ट इंडेंशन, इंडेंटेशन में क्या होगा कि द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तो हमने क्या लिखा पैराग्राफ में टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल का होना चाहिए। अब जब आप यहाँ चेक करेंगे ब्राउजर में तो शुरुआत देख रहे हैं आप 50 पिक्सल के गैप के साथ हो रही है। तो स्कूल टाइम याद करो, अपना कॉलेज टाइम में भी आप क्या करते हो, जब कोई टॉपिक लिखते हो, किसी डेफिनेशन को लिखते हो, तो आप उसके आगे से कंटिन्यू करो, दैट इज ए इंडेंटेशन। ठीक है, तो CSS में ऐसे अचीव करोगे। फिर क्या आता है लेटर स्पेसिंग। H1 में हम कहते हैं लेटर में 5 पिक्सल का गैप होना चाहिए, H2 में -2 का होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ चलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गैप कम हो गया, यहाँ गैप इंक्रीज हो गया हमारा। ठीक है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइन्स। तो हम लोग यहाँ पर लाइन हाइट लिख रहे हैं, स्मॉल में 0.8, बिग में हम लोग लिख रहे हैं 1.8। आप यहाँ डिफरेंस देख पाएंगे, यहाँ देखो गैप क्लोज हो गया और यहाँ पर गैप इंक्रीज हो गया हमारा। नेक्स्ट, वर्ड स्पेसिंग। The word spacing property is used to specify the space between the words in a text. Example P.1 and P.2। वर्ड स्पेसिंग में हमने यहाँ पर लिखा 10 पिक्सल, सेकेंड वाले में हम लोगों ने लिखा है -2, तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट करता है। आप यहाँ जाके देखेंगे काम कर रहे हैं, यहाँ देखो स्पेस इंक्रीज हुआ, यहाँ स्पेस क्लोज हो गया काफ़ी। नेक्स्ट बात करेंगे वाइट स्पेस। द वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल। हमने लिखा है पैराग्राफ के अंदर वाइट स्पेस को नो रैप। अब क्या होगा कि अगर आपके पैराग्राफ की पहली लाइन में मैं इस तरह से लिख देता हूँ दिस इज सम टेक्स्ट दैट विल नॉट रैप, अब आप देखो ये एक ही लाइन में आगे निकल गया, जबकि होना क्या चाहिए था कि जब जगह नहीं बचा तो नीचे आना चाहिए था इसको। तो वाइट स्पेस को हम लोग नो रैप करते हैं तो एक ही लाइन में ओवरफ्लो होता है। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट रेयर आएगी, कभी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट में शैडो, और जब हम लोग एडवांस पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे इसको शैडो को कैसे काम करते हैं। द टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी एड्स शैडो टू टेक्स्ट। In its simplest use, you only specify the horizontal shadow 2 pixel and the vertical shadow 2 pixel. So by default shadows होती है आपकी ब्लैक कलर की डिस्प्ले होगी आपको, क्योंकि बॉडी का कलर ब्लैक होता है हमारा, दिखाई दे रहा है डबल डबल, तो टेक्स्ट का शैडो क्रिएट हो चुका है। सो ये 2 पिक्सल क्या है, हम कह रहे हैं 2 पिक्सल एक्स में 2 पिक्सल वाई में नीचे आना चाहिए टेक्स्ट। नेक्स्ट, एड अ कलर रेड टू दी शैडो। तो हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा है रेड कलर से आना चाहिए शैडो हमारा, तो देखेंगे आप शैडो रेड कलर में दिख रहा है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि देन ऐड अ ब्लर इफेक्ट 5 पिक्सल टू द शैडो। तो आप यहाँ देखें हमने लिखा 5 पिक्सल का ब्लर। अब आप देखो शैडो इस तरह से सॉफ्ट दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट, मोर टेक्स्ट शैडो एग्जाम्पल्स। हमने बोला टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, और बेस में हमने लिखा 2 पिक्सल का आपका एक्स और वाई, 4 पिक्सल का आपका ब्लर और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। वाइट टेक्स्ट मेरा ब्लैक शैडो होने की वजह से अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट, टेक्स्ट शैडो विद रेड नियॉन ग्लो। हमने यहाँ पर इस तरह से अप्लाई किया इसको। अब आप यहाँ देखोगे, अब आपकी जो शैडो है हमने उसको क्या बोला, एक्स और वाई में ऑफसेट मत करो, उसके नीचे रखो बिल्कुल और उसको स्प्रेड कर दो। आप देखोगे चारों तरफ लाइट इक्वल निकली हुई ग्लो करते हुए इस तरह से। इससे पहले वाले एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो शैडो ऑफसेट हो रही है एक तरफ, है ना, एक्स और वाई, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल। फिर हम कहते हैं टेक्स्ट शैडो विद रेड एंड ब्लू नियॉन ग्लो। तो यानी कि 2 बार शैडो आप लगा सकते हैं। हमने लिखा पहले 3 पिक्सल का ब्लर, फिर क्या लिखा हमने 5 पिक्सल का ब्लर। और ये देखो रेड और ब्लू दोनों कलर आपको एक साथ मिक्स होकर दिखाई देंगे, इसमें दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में। फिर क्या कहते हैं हम लोग, टेक्स्ट शैडो विद रेड एंड ब्लू नियॉन ग्लो, और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर कलर वाइट रखा हुआ है और साथ में फिर हमने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका हेडिंग हम लोगों ने चेंज नहीं किया, इसको ज़रा चेंज करो, ये गलत है। कहाँ पर थे हम लोग, टेक्स्ट शैडो के अंदर, और यहाँ जाइए तो इसके लिखा टेक्स्ट शैडो विद ब्लैक ब्लू एंड डार्क ब्लू। नियॉन ग्लो अब सही है ना। तो इसमें हमने क्या डाला, 1 का ऑफसेट, 2 पिक्सल का ब्लर ब्लैक, फिर 0 0 हमें कोई ब्लर नहीं, पोजीशन नहीं करना, 25 पिक्सल का हमने ब्लर डाला ब्लू, फिर मैं 5 पिक्सल का लास्ट में डार्क ब्लू डाल दिया। तो इस तरह से ये आपका ग्लो करता इफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा इसमें। तो ये था आपका टेक्स्ट शैडो। नेक्स्ट है आपके पास फॉन्ट फैमिली। ध्यान से समझिए फॉन्ट को। सो चूजिंग द राइट फॉन्ट फॉर योर वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉन्ट सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। चूजिंग द राइट फॉन्ट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट on how the readers experience a website. The right font can create a strong identity for your brand. Using a font that is easy to read is important. The font adds value to your text. It is also important to choose the correct color and the text size for the font. So बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई कौन सा फॉन्ट लगाएं, क्या कलर रखें, क्या साइज़ रखें उसका। सो पहली चीज़ ये कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आज की डेट में ऐसा तो नहीं कि वेबसाइट से डेस्कटॉप पे चलेगी, मोबाइल टैबलेट सब पर हो सकती है। टैबलेट को हम फिर भी एक बार के लिए अगर भूल जाएं तो मोबाइल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि मोबाइल विजिटर के लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाए टेक्स्ट, है ना। तो एटलीस्ट आपका जो फॉन्ट होता है डिफ़ॉल्ट, जो ब्राउज़र आपको देता है वो होता है 16 पिक्सल का। तो 16 पिक्सल तो रहना ही चाहिए, ठीक है। उससे अगर छोटा कर दोगे तो पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो कितना छोटा और कर सकते हैं आप, 12 पिक्सल तक लेके जा सकते हो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा छोटा नहीं। तो क्या एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई 16 पिक्सल तक मोबाइल, 16 से 20 पिक्सल तक टैबलेट और 20 से 24 पिक्सल तक डेस्कटॉप। जब लोग वेबसाइट बनाए तो इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज़ की। तो जैसे इन CSS देयर आर 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज। फर्स्ट इज सेरिफ।
ये आप ग्राफिक पढ़ गया तो उसमें भी पढ़ाया गया आपको सेरिफ सेंस सेरिफ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे. सो सेरिफ फॉन्ट्स हैव अ स्मॉल स्ट्रोक एट द एज ऑफ ईच लेटर, दे क्रिएट अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी एंड एलिगेंस. ठीक है, सेरिफ जो फॉन्ट होते हैं वो वेबसाइट में अगर यूज़ करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए लगाना. ठीक है, मैटर मत लिखना. जैसे ये मैटर आप देख रहे हो पूरा जो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है क्योंकि इसमें कोई टेल नहीं है. अभी आप समझ जाओगे आगे. सेंस सेरिफ फॉन्ट्स हैव क्लीन लाइन्स, आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल क्लीन है. नो स्मॉल स्ट्रोक अटैच्ड, एंड में कोई अलग से अटैचमेंट नहीं है फॉन्ट में. अगर हम लोग मैक्सिमम जूम करें तो एफ प्रॉपर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इसमें. दे क्रिएट अ मॉडर्न एंड मिनिमलिस्टिक लुक. मोनोस्पेस फॉन्ट, here all the letters have the same fixed width, they create a mechanical look. Cursive fonts imitate human handwriting. Fantasy fonts are decorative and playful fonts. All the different font name belong to one of the generic font families. तो चलो पहले डिफरेंस समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सेंस सेरिफ फॉन्ट. देखो सेरिफ जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि ये जो टेल जो निकली होती है ना, ये पहचान है सेरिफ फॉन्ट की. और सेंस सेरिफ एकदम रेगुलर स्टाइल में आपको मिलेंगे. यानी कि जितना भी ये हैंगिंग पार्ट रेड कलर से आप देख रहे हैं, यही पार्ट इसको सेरिफ की आइडेंटिटी देता है. तो पहचानना आसान हो गया. आप किसी भी फॉन्ट को बहुत इजीली पता लगा लोगे कि कौन सा फॉन्ट है. आप फॉन्ट का नाम नहीं बता पाओगे लेकिन फैमिली पहचान लोगे इस क्लास के बाद कि भाई फैमिली क्या है फॉन्ट की. सो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन सेंस सेरिफ फॉन्ट्स आर कंसिडर्ड ईजियर टू रीड देन सेरिफ फॉन्ट. बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र होता है वो आपको सेरिफ फॉन्ट देता है विच इज़ टाइम्स न्यू रोमन. जब हम लोग नोटपैड पढ़ रहे थे, ठीक है, जब तक आप HTML पढ़ते हो, कोई फॉन्ट टैग नहीं लगाते हो, फेस वगैरह नहीं लगाते हो, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हमारा टाइम्स न्यू रोमन होता है. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग. जैसे कि सेरिफ फॉन्ट, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन आप यहाँ देखेंगे तो इसमें आपको टेल दिखाई देगी इस तरह से. जॉर्जिया गैरमाउंट आप यहाँ देखेंगे अगेन. सेंस सेरिफ जैसे एरियल, वर्दाना, हेलवेटिका आप यहाँ देख रहे हैं, सब में कोई टेल नहीं दिखाई दे रही है हमें. मोनोस्पेस फॉन्ट जैसे कि कोरियन न्यू आप देखेंगे इनमें स्पेस ज़्यादा दिखाई देगा आपको, जैसे ल्यूसिडा कंसोल एंड मोनाको. कर्सिव फॉन्ट जिसमें आप यहाँ देखेंगे ब्रश स्क्रिप्ट M7, तो आप यहाँ ब्रश स्क्रिप्ट MT बोलते हैं इसको, सॉरी. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइलिश आपको दिखाई दे रहा है फॉन्ट. अब इस तरह का अगर आपने कोई मैटर, ये इतना बड़ा अगर ढंग से समझ में नहीं आ रहा, सोचा आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया इसमें, तो बंदा तो बेचारा परेशान कि क्या डॉक्टर ने दवाई लिख दी इसमें, वो ढूंढता रहेगा इसके अंदर. देन ल्यूसिडा हैंड राइटिंग. फैंटेसी फॉन्ट जैसे कि हम लोग कॉपर प्लेट एंड पेपरेस यहाँ पर देख रहे हैं. तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग जो हमने 5 कैटेगरी देखी है, उन पाँचों के पाँचों डिफरेंट फॉन्ट्स, ताकि आपको पता चले किस में क्या डिफरेंस होता है ना. अब द CSS फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की बात करेंगे. इन CSS वी यूज द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी टू स्पेसिफाई द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट. नोट इफ द फॉन्ट नेम इज मोर देन वन वर्ड इट मस्ट बी अ कोटेशन मार्क. लाइक जैसे कि मान लो तुम्हारे पास फॉन्ट है कोई टाइम्स न्यू रोमन, तो ध्यान रखना है फॉन्ट फैमिली के अंदर वो डबल कोट में जाएगा. और अगर फॉन्ट है कोई सिंगल वर्ड का जैसे कॉपर प्लेट, तो ये विदाउट कोट जाएगा. अरीना का सबसे ज़्यादा बच्चा यही गलती करता है कि जब वो CSS में अपना नाम लिखता है फॉन्ट का, टाइम्स न्यू जैसे रोमन है तो विदाउट कोट लिख देगा. उसका प्रोजेक्ट लाइव होगा, किसी के पास सही आ रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने डिफाइन सही से नहीं किया. एक मिनट दीजिएगा. सो टिप, द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड होल्ड सेवरल फॉन्ट नेम्स एज फॉलोबैक सिस्टम. अब ये फॉलोबैक क्या होता है? मान लो कि आपने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लगा दिया. हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नहीं है, तो उसकी जगह पर कौन सा फॉन्ट आएगा? अब नहीं लिखोगे तो कंप्यूटर खुद से कुछ भी डालेगा. लेकिन मैंने 3-4 नेम चूज़ किए कि मेरी वेबसाइट किस किस फॉन्ट में अच्छी लग सकती है, तो तीनों फॉन्ट यहाँ पर कोमा लगा लगा के आप लिख दो. तो वो नहीं होगा तो उसको ढूंढेगा, वो नहीं मिलेगा तो तीसरे को ढूंढेगा. अगर तीसरा भी नहीं मिला तो लास्ट में लगा दो फैमिली, सेरिफ या सेंस सेरिफ, तो फॉन्ट फिर उस पर फॉल करेगा ऑटोमेटिकली. तो चलो इसको ज़रा समझेंगे. फॉलबैक समझ में आया? अगर एक नहीं मिलता है फॉन्ट तो दूसरा मिलता है तीसरा, नहीं तो फिर फैमिली. तो चलिए, फॉलबैक सिस्टम टू एंश्योर मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी बिटवीन ब्राउजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्ट विद द फॉन्ट यू वांट एंड एंड विद जेनरिक फैमिली to let the browser pick a similar font in the generic family if no other fonts are available. So the font names should be separated with the comma.
सो स्पेसिफाई सम डिफरेंट फॉन्ट्स फॉर 3 पैराग्राफ्स। हमने लिखा P1, हमने बोला टाइम्स न्यू रोमन, ना मिले तो टाइम्स का कोई भी फॉन्ट हो, ये भी ना मिले तो सेरिफ, ठीक है। हमने दूसरा बोला कि भाई फॉन्ट फैमिली एरियल है, अगर एरियल ना मिले किसी के कंप्यूटर में तो हेल्वेटिका मिल जाए, ये भी ना मिले तो सैंस सेरिफ कोई और, लेकिन सेरिफ नहीं होना चाहिए। तीसरा हमने बोला ल्यूसिडा कंसोल, कोरियर न्यू, अगर ये दोनों आपके स्पेसिंग वाले फॉन्ट ना मिले तो मोनो स्पेस में जो कंप्यूटर में अवेलेबल हो वो लगा दो। समझ में आया? इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट उसी ट्रेंड में रहेगी जैसे आपने डिज़ाइन की होगी। ये नहीं कि मैंने बनाया था उसको मोनो स्पेस में लेकिन वेबसाइट जो है वो चलेगी सैंस सेरिफ के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है जब आप अपना कोई पोर्टफोलियो बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो CSS में आपने क्या लिखा, अगर ये नहीं लिख रखा होगा इस तरह से तो प्रोजेक्ट आपका गलत है, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलेगा हर यूज़र के पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम लोग फैमिली समझ गए ना, सेरिफ फैमिली क्या है, जिसमें टेल होती है, सैंस सेरिफ जिसमें टेल नहीं होती है, मोनोस्पेस जिसमें गैप ज़्यादा होता है ना, मैकेनिकल फॉन्ट दिखाई देता है हमारा। तो यहाँ आप देखोगे तो ये तीनों के अलग अलग फॉन्ट है, स्पेस समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये आपका सेरिफ, ये सैंस सेरिफ और ये मोनोस्पेस। अब ज़रा छोटा करके पढ़ने में देखो कौन सा ज़्यादा अच्छा है, बीच वाला सही दिखाई दे रहा है, इसमें और ज़्यादा खुला खुला दिखाई देगा लेकिन इसका स्टाइल बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये बीच वाला ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है सैंस सेरिफ। तो पॉइंट ये आता है कि क्या सेरिफ का यूज़ ही नहीं होता वेबसाइट में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हेडिंग जो हम लोग लिखते हैं वो बड़े होते हैं, उनको आप कर सकते हो सेरिफ में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये आंसर कर देते हैं कि नहीं जी सेरिफ तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। बड़े मैसेज के लिए लिख सकते हैं, सिंगल मतलब 2-3 वर्ड के कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, कोई हेडिंग हो गया, लेकिन मल्टी लाइन के लिए कभी नहीं यूज़ करना, ठीक है, नहीं तो वेबसाइट आपकी हार्ड टू रीड होगी उस कंडीशन में। अब एग्जाम्पल के लिए डेस्कटॉप है, स्क्रीन बड़ी होती तो पढ़ लोगे, मोबाइल में जाएगा तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि वहाँ में फ़ॉन्ट छोटा करना पड़ेगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वेब सेफ फॉन्ट्स की हम लोग बात करेंगे। What are web safe fonts? Web safe fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices. यानी कि ऐसा फॉन्ट ढूंढो जो सबके कंप्यूटर में मिले। So fallback font, however, there are no 100% completely web safe fonts. There is always a chance that a font is not found or is not installed properly. So this means that you should add a list of similar backup fonts in font family property. If the first font does not work, the browser will try to next one and the next one and so on. Always end the list with the generic font family name. जैसे कि अगर सेरिफ लगा रहे हैं फॉन्ट तो सेरिफ पे एंड करो, अगर आप सैंस सेरिफ लगा रहे हो तो सैंस सेरिफ पे एंड करो, मोनोस्पेस लगा रहे हो तो मोनोस्पेस पे एंड करो। So in this example here there are 3 fonts type, Thoma, Vardhana and sans serif. The second and third are backup font in case the first one is not found. तो मान लीजिए आपने ये इस तरह से लिखा है तो वर्धना तब तक नहीं आएगा जब तक आपका थॉमा फॉन्ट कंप्यूटर में मिसिंग ना हो। अगर ये नहीं हुआ तो ये चलेगा, अगर दोनों नहीं मिले तो ये चलेगा, ठीक है, इस तरह से। हाँ, अगर आप ऑर्डर बदल देते हो कि वर्धना मुझे पहले चलाना है, थॉमा उसके बाद में आए, तो वर्धना पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आउटपुट में जाके देखेंगे आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इस तरह से आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने कौन सा लगा रखा है इसमें, थॉमा फॉन्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट वेब सेफ फॉन्ट फॉर HTML एंड CSS। द फॉलोइंग लिस्ट आर द बेस्ट वेब सेफ फॉन्ट फॉर HTML एंड CSS, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर एरियल, वर्धना, थॉमा, ट्रिब्यूस, MS, टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ, जॉर्जिया सेरिफ, गारामोंट सेरिफ, कोरियर न्यू मोनोस्पेस एंड ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टीज कर्सिव। ये वेब सेफ फॉन्ट में आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो इनको कॉम्बिनेट करके आप बना सकते हो। प्लीज नोट, बिफोर यू पब्लिश योर वेबसाइट ऑलवेज चेक हाउ योर फॉन्ट्स अपीयर ऑन डिफरेंट ब्राउजर्स एंड डिवाइसेस एंड ऑलवेज यूज फॉलबैक फॉन्ट्स। फॉलबैक नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे, यानी कि फिर वेबसाइट अपनी मर्जी से चल रही होगी। सो पहला एरियल सैंस सेरिफ,
Arial is most widely used font for both online and printed media. Arial is also the default font in Google Docs. अगर आप गूगल डॉक बनाते हो, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं एक आपको डॉक्स का दिखाई देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं एक डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या आ रहा है एरियल। अब जैसे एक्सेल या वर्ड अगर आप अपने कंप्यूटर में चलाते हैं उसमें कैलिबरी होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, अगर नोटिस किया आपने तो। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो एग्जाम्पल, हाँ, सो एरियल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वेब फॉन्ट्स एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एप्पल हो, विंडो हो, लिनक्स हो, सभी में मिलेगा आपको। सो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली एरियल। अगर ना मिले 1%, ठीक है, 1% नहीं 0.1% होगा ऐसा कि ना मिले, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, विंडो के साथ आता ही है, तो उसकी जगह पर कोई भी सेंसरी फॉन्ट लगा लो। आउटपुट ये हमारा एरियल फॉन्ट का रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिख के डाला है। तो जब भी आप कोई फॉन्ट ट्राई करें नया, तो आपने क्या चेक करना है, 2 लेटर ज़रूर लिख के देखना, वन इज़ आई, अदर इज़ एल। ये ऐसे कंफ्यूजिंग लेटर हैं कि जो बहुत सारे फॉन्ट ऐसे बने हुए हैं जिनमें आई और एल में कोई फ़र्क नहीं होता, तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो कैपिटल में नहीं जाना है, स्मॉल पे ट्राई करना है। तो बहुत सारे जो फॉन्ट्स हैं वो स्मॉल में एल या आई जो है वो एक जैसे ही बनाते हैं, तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले फॉन्ट कभी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए टाइपोग्राफी के अंदर। दूसरा, नंबर्स ज़रूर लिख के देखो, ठीक है। तो जब आप कोई फॉन्ट डाउनलोड करने जाते हो ना, तो उसमें नंबर्स, उसके अंदर ग्लिफ्स, उसके अंदर टेक्स्ट सब लिख के दिखाया होता है। तो एक आपने मैसेज देखा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ऑन दी ओवर दी लॉग, इस तरह से लिखी होती है एक लाइन। तो वो लाइन जो सेंटेंस लिखा उसका मतलब क्या लिखने का, जितने हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं, इसलिए वो लाइन स्पेशली आपको हर एक फॉन्ट में लिखी मिलती है, ताकि आपके सारे लेटर की टेस्टिंग हो जाए, ठीक है। अगर कभी फॉन्ट इंस्टॉल किया हो तब, जैसे एग्जांपल यहाँ देखते हैं, मेरे पास कोई पड़ा होगा, आज ही हमने क्लास में डाल के दिखाया था, यस। फिर से आगे क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं हमारे, और ऊपर यहाँ पर ए से लेके आपके जेड तक के सारे स्मॉल में और कैपिटल में सब लिखे मिलेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर आप देखो आई और एल दोनों में डिफरेंस है, तो सही है, मतलब अगर आई और एल दोनों एक जैसी सीधी सीधी लाइन है तो मत लगाना ऐसा फॉन्ट कभी भी, ऐसे बहुत फॉन्ट मिल जाएंगे तुम्हें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे वर्धना सेंस सेरिफ की। वर्धना इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉन्ट, वर्धना इज इजीली रीडेबल इवन ऑन स्मॉल फॉन्ट साइजेस, समझ आ रहे हैं, यानी कि अगर मोबाइल की बात आ जाए तो ये वहाँ पर भी इजीली इस फॉन्ट को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें स्पेसिंग ठीक ठाक होती है। तो जैसे हम मोबाइल मोड में चलते हैं, तो यहाँ पर अभी हमने वो नहीं लगा रखा है, क्या कहते हैं, व्यू पोर्ट की क्लास, उस पर आ जाओ ज़रा, वो लगा देते हैं। कहाँ गया हमारा, हम पढ़ रहे हैं वेब सेफ फॉन्ट्स। तो देखो इस पे तो मैंने व्यू पोर्ट लगा रखा है, तो आप देखो ये टेक्स्ट जूम आउट नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जाओ, इसको हम लोग ज़रा फिक्स करके आते हैं, CSS वेब सेफ फॉन्ट, और यहाँ से हम लोग अपना मैटर करते हैं कट, और क्या लिखेंगे यहाँ पर तरीके से अपना कोड। अब देखना, जैसे मैंने ये सेट किया, अब अगर मैं मोबाइल में चेक करूँगा, देखो जूम आउट हो रहा है आपका फॉन्ट, नहीं हो रहा ना, सही हो गया। अब जो हमारा वो मैटर उधर खुल रहा है उस पर आते हैं। तो हमने कि वर्धना वाला चेक किया था ना, किधर गया, ऊपर आओ और ऊपर आओ और ऊपर आओ और ऊपर आओ, जॉर्जिया टाइम्स न्यू रोमन,
ये रहा। तो यहाँ देख रहे हो मेटा नहीं है हमारा व्यू पोर्ट वाला, तो आपको वो व्यू पोर्ट वाला अगर यहाँ डाल दोगे तो सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस कोड को कट किया, मैं लिखा यहाँ पर HTML5 व्यू पोर्ट आ गया ऊपर। अब बस यहाँ पर अपना मैटर जाके कॉल कर दो, हमने इसको की, मैं बस टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल अभी हमारा रिस्पॉन्सिव करने का कोई टारगेट नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है मोबाइल मोड में जाने के बाद। तो चलिए हमने ये देख लिया यहाँ पर। अब हम लोग वर्धना फॉन्ट को यहाँ से ओपन करेंगे। अब आप मोबाइल मोड एक्टिवेट कीजिए। तो पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये तो पहले जूम आउट हो गया था ना, तो मेटा व्यू पोर्ट अगर नहीं होता है तभी जूम आउट होता है मैटर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो वो ज़रूर लगाना चाहिए। चलो टॉमा फॉन्ट की बात करेंगे। द टॉमा फॉन्ट हैज़ लेस स्पेस बिटवीन द करेक्टर, तो ये थोड़ा क्लोज आता है, यानी कि इसमें और इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसको वर्धना को अगर देखता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे गैपिंग दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो ये चीज़। तो मोबाइल के लिए अगर रिस्पॉन्सिव अगर हम लोग बना रहे हैं तो वर्धना वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, लगाओ। नेक्स्ट फॉन्ट क्या है? ट्रिब्यूस MS हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वॉज डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1996। यूज दिस फॉन्ट केयरफुली, नॉट सपोर्टेड बाय ऑल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पता चला लगा लिया, वेब से फॉन्ट में तो आता है लेकिन डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इसका हमारा रेंडर भी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास होगा भी नहीं शायद कंप्यूटर में, मुझे इसकी फैमिली अलग से लगानी पड़ेगी तब चलता है। टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ। टाइम्स न्यू रोमन इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फॉन्ट इन द वर्ल्ड। इट लुक प्रोफेशनल एंड इज यूज्ड मैनी न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ वेबसाइट्स। इट इज़ ऑल्सो द प्राइमरी फॉन्ट फॉर विंडोज़ डिवाइस एंड एप्लीकेशंस। तो ये आपका इस तरह का आता है, देख रहे हो ये। बट ये स्मॉल डिवाइस पर पढ़ने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि इसके कर्व जो होते हैं वो यूज़र को इल्यूजन क्रिएट करते हैं पढ़ने में, तो क्लैरिटी अच्छी नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है? जॉर्जिया फॉन्ट। जॉर्जिया इज़ एन एलिगेंट सेरिफ फॉन्ट। इट इज़ वेरी रीडेबल और एट डिफरेंट फॉन्ट साइजेस, सो इट इज़ गुड कैंडिडेट फॉर मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। सो आप यहाँ जाएंगे तो इसमें आपको देख रहे थोड़ा डेंस है और स्पेस ज़्यादा है, तो इसमें क्लैरिटी आपको बढ़िया मिलती है। नेक्स्ट है Garamond font is a classical font used for many printed books. It has a timeless look and good readability. तो आप यहाँ देखेंगे ये इसका आउटपुट है फॉन्ट का। नेक्स्ट इज Courier New, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका प्री टैग का फॉन्ट होता है। So Courier New is the most widely used monospace serif font. Courier New is often used with coding display and many email providers use it as their default font. Courier New is also the standard font for movie screenplay. एक मिनट दीजिएगा। सो Courier New में आपको इस तरह से स्पेसिंग दिखाई देगा फॉन्ट के अंदर। और नेक्स्ट है हमारा ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी कर्सिव फॉन्ट। द ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी फॉन्ट वॉज डिजाइन टू मिमिक हैंड राइटिंग। इट इज़ एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड बट कैन बी हार्ड टू रीड, सो यूज इट केयरफुली। सो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो हेडिंग में देख रहे हो ऐसा काफ़ी कंजस्टेड है, ऐसा लिख दे पढ़ लो तो सोच समझ के बन, यानी कि इस सेरिफ फॉन्ट के साथ ये ध्यान रखना है कि बड़े फॉन्ट पर चलाना है, छोटे पे नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर CSS फॉन्ट्स फॉलबैक। सो कॉमनली यूज्ड font fallback below are some commonly used font fallback organized by 5 generic font families. So जैसे कि serif, sans serif, monospace, cursive and fantasy. So जैसे टाइम्स न्यू रोमन अगर हम लोग इसका देखें तो दिस इज अ हेडिंग, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। जॉर्जिया, ठीक है। Garamond, तो अगर हम लोग एग्जांपल इनके सबके यहाँ ओपन करें तो ये आप देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस सेरिफ जिसमें एरियल, टॉमा, ट्रिब्यूस और आपका जिनेवा फॉन्ट। ठीक है, तो आपका एरियल, ठीक है, ये आपका दूसरा फॉन्ट आ गया टॉमा, ये आपका तीसरा फॉन्ट है ट्रिब्यूट और ये आपका फोर्थ फॉन्ट है जिनेवा फॉन्ट। नेक्स्ट आपका मोनोस्पेस जिसमें कोरियर न्यू, कोरियर, मोनोस्पेस इस तरह के फॉन्ट आएंगे। नेक्स्ट आपका कर्सिव फॉन्ट जिसमें ब्रश स्क्रिप्ट,
और लास्ट आपका कर्सिव फॉन्ट जिसमें कॉपर प्लेट, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान किस पे देना है, जो लास्ट वाला फॉल बैक देख रहे हैं, लास्ट वाला फॉल बैक क्या है, जैसे कि सेरिफ, फिर क्या है सेंस सेरिफ सभी के अंदर, ठीक है, मोनोस्पेस, यहाँ पर कर्सिव, यहाँ पर फैंटेसी। तो ये आपकी फॉल बैक है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी फैंटेसी फॉन्ट होगा, अगर कॉपर प्लेट नहीं है या पेपरस फॉन्ट नहीं है तो ये अप्लाई हो जाएगा उसकी जगह पर। नेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल। The font style property is mostly used to specify italic text. This property has three values. One is normal, which is default, italic, and oblique. Normal, the text is shown normally. Italic, the text is shown in italics. Oblique, the text is leaning. Oblique is very similar to italic but less supported. So oblique अब ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है, बट नॉर्मल बहुत सारे फॉन्ट्स में आपको सेम ही रिजल्ट आएगा इटैलिक और ओब्लिक में। तो बट इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप ट्राई करें, बट रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहे हैं ना दोनों के स्टाइल में, देयर इज़ नो चेंज। तो ऑब्लिक और इटैलिक सेम ही चीज़ें आपकी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट वेट, जिससे हम लोग बोल्ड वगैरह करते हैं। द फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द वेट ऑफ अ फॉन्ट। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे जिसमें आपको पैराग्राफ आप देखिए ये नॉर्मल है और ये वेट प्रॉपर्टी के साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है वेरिएंट, जिसमें हम लोग एक तो होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जिसमें अपर केस लोअर केस आपका होता है, ये होता है फॉन्ट वेरिएंट जिसमें हम लोग स्मॉल लेटर को कैप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर और not a text should be displayed in a small cap font. In a small cap font, all lowercase letters are converted to uppercase letter. However, the converted uppercase letter appears in a smaller font size than the original uppercase letter in the text. तो हमने यहाँ पर लिखा P नॉर्मल क्लास, एक हमने लिखा P इटैलिक क्लास जिसमें हमने यहाँ पर स्मॉल कैप्स डिफाइन किया हुआ। ज़रा चेक करके देखो, तो देखो ये M जो है आपका हमने ओरिजिनली अपर केस में लिखा है और इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट किया है। तो साइज में डिफरेंस पता चल रहा है, ये तो पढ़ा हमने इधर कि कन्वर्टेड अपर केस लेटर अपीयर्स इन ए स्मॉलर फॉन्ट साइज देन दी ओरिजिनल अपर केस लेटर इन दी टेक्स्ट। तो ये आपको लिटिल बिट छोटे दिखाई देंगे, जैसे एच हमने बड़ा लिखा था, आर हमने बड़ा लिखा था, देखो इसके कंपेरेटिवली अपर केस तो है लेकिन स्मॉल साइज में, इसलिए बोलते हैं इसको स्मॉल कैप्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आइए। ये हमारा फॉन्ट फैमिली हो गया, तो आई थिंक हमने प्रॉपर्टी अपनी ख़त्म कर दी है इसकी। तो थोड़ी सी और प्रॉपर्टी हम लोग मिक्स करेंगे इसमें। अब ये हमने बैकअप लिया कहाँ से था, सेट किसी दूसरे फोल्डर से लाए थे, TTS ऑनलाइन आओ। माई ड्राइव। So font size property sets the size of the font. Being able to manage the text size is important in web design. However, you should not use font size adjustment to make paragraphs looks like heading or headings looks like a paragraph. ठीक है, तो by default आपको HTML में जैसे H1 पर एक साइज़ दिया हुआ है और H6 के ऊपर एक साइज़ ऑलरेडी दिया हुआ है और पैराग्राफ का साइज़ खुद से सेट करके दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि हमें ऐसा छिड़कानी नहीं करना है कि पैराग्राफ को बना दो हेडिंग, हेडिंग को बना दो पैराग्राफ, फॉन्ट साइज की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है ना। तो ऑलवेज यूज द प्रॉपर HTML टैग लाइक H1 to H6 फॉर हेडिंग एंड पैराग्राफ फॉर P फॉर पैराग्राफ्स। द फॉन्ट साइज वैल्यू कैन बी एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव साइज। एब्सोल्यूट साइज का मतलब क्या होता है, सेट्स द टेक्स्ट टू ए स्पेसिफाइड साइज, डज नॉट अलाउ अ यूजर टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन ऑल ब्राउजर्स, bad for accessibility reason. Absolute size is useful when the physical size of the output is known. Relative, set the size relative to surrounding elements, allow a user to change the text size in browsers. तो यानी कि यूज़र चेंज कर सकता है, रिलेटिव के अंदर एब्सोल्यूट में नहीं कर सकता है। और CSS को लाने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही था। पुराने टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे लोग वेबसाइट तो बना लेते थे HTML से, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाके मेन्यू में बंदा प्रॉपर्टी को चेंज करता, CSS के टेक्स्ट साइज को लार्ज कर दो। अब जो तुमने एरिया डिक्लेयर किया है, जो तुमने बनाया हुआ, तो पहले डिव तो था ही नहीं,
तो डिव आया 2008 में और ऑफिशियली हुआ 2014 में जाके। तो पहले वेबसाइट बनती थी टेबल में, तो तुमने सेल कोई बनाई हुई है, रो कोई बनाई, तो मैटर टेबल में से बाहर निकल आता था। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट साइज़, ताकि यूज़र छेड़खानी ना करे फ़ॉन्ट के साथ, नहीं तो वेबसाइट ख़राब दिखाई देगी और कल को कोई तुम्हारे उसका वीडियो बना के बोल देगा जी देखो क्या वेबसाइट बनाई है बेकार, तो तुम्हारे लिए नेगेटिविटी कर सकता है। तो इसलिए ऑलवेज गो विद एब्सोल्यूट। रिलेटिव हम लोग रखते हैं, लेकिन इसमें भी हम कैसा रिलेटिव रखते हैं कि यूज़र नहीं कर पाएगा। अगर स्क्रीन जूम करोगे तो उसके हिसाब से अपना बड़ा, और अगर स्क्रीन छोटी होगी तो फॉन्ट अपना छोटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी यूज़र नहीं कर पाएगा, डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज होगा खुद से ऑटोमेटिक। नोट, if you do not specify a font size, the default size of normal text like paragraph is 16 पिक्सल। ये डिफ़ॉल्ट है, हम लोग HTML में ही पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है, जिसका HTML यूनिट होता है 3 डिफ़ॉल्ट। इन पिक्सल्स में 16 बोलते हैं, और रिलेटिव में इसको हम बोलते हैं 1 EM या REM रिलेटिव। So set font size with pixels. Setting the text size with pixels give you a full control over the text size। जैसे कि H1 को हमने बोला 40, H2 को हमने बोला 30 एंड पैराग्राफ को हमने बोला 14। और अगर आप इसको देखोगे तो इस तरह से इसका आपको साइज डिस्प्ले होगा। So if you use pixels, you can still use the zoom tool to resize the entire page। तो जैसे अगर हम लोग पिक्सल्स यूज़ करें, अब आप जूम करें तो देखो पेज के साथ ही जूम होगा, पेज के साथ ही जूम आउट होगा। लेकिन आगे जब मैं रिलेटिव आपको पढ़ा दूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि जूम करने पर फॉन्ट जूम नहीं होगा, ठीक है। पिक्सल लॉक वैल्यू थी, उसमें जूम होता है हमारा टेक्स्ट। सेट फॉन्ट साइज विद EM टू अलाउ यूजर टू रिसाइज द टेक्स्ट इन द ब्राउजर मेन्यू। मैनी डेवलपर्स यूज EM इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। 1 EM is equal to the current font size. The default text size in browser is 16, so the default size of 1 EM is to 16 pixel. The size can be calculated from pixels to EM using this formula, pixels divided by 16 equal to EM। ठीक है, तो जो भी आपका साइज है अपना डिफाइन करो, आपका EM निकल के आता रहेगा। तो 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल या 16 पिक्सल इक्वल टू 1 EM। सो H1 अगर हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज 2.5, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम लोग देखें इसको 40 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 16 तो कितना निकल के आया 2.5, यानी कि एक EM में 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 16 दूनी 32 हो गए, तो 16 का हाफ कितना हुआ 8, तो आपका निकल के आ गया 40 पूरा इस तरह से। तो 32 + 8 = 40, यानी कि 2.5 ऐसे बना, है ना। इसी तरह से H2 हमने लिखा 1.875, तो यहाँ पर इसका 1.875 का हम लोग यहाँ देखें 30 पिक्सल के साथ इसको कैलकुलेट किया है, इसको हम लोगों ने 14 पिक्सल के साथ कैलकुलेट किया। तो यानी कि आपको डिवाइड करना है जो भी आपका साइज़ है, तो आपका EM निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका जाके चेक करोगे, ये इस तरह से कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा EM। चलिए तो ओपन करेंगे अपना एग्जांपल और देखें। इन द एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट साइज इन EM इज द सेम एज द प्रीवियस एग्जांपल्स इन पिक्सल्स, हाउएवर विद द EM साइज इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट द टेक्स्ट साइज इन ऑल ब्राउजर्स। Unfortunately, there is still a problem with older version of Internet Explorer. The text becomes larger than it should when made larger and smaller than it should when made smaller. So use a combination of percentage and EM. तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ब्राउज़र को बोल रहे हैं कि ब्राउज़र जो भी है वो मेरा 100% है। तो ब्राउज़र का फॉन्ट साइज हमने क्या लिखा 100%। द सॉल्यूशन दैट वर्क इन ऑल ब्राउजर्स इज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन परसेंट फॉर द बॉडी एलिमेंट। तो आपने मैटर कहाँ लिखना होता है, बॉडी में, तो आपने बॉडी का ही फॉन्ट साइज 100 पर लॉक कर देना है। उसके बाद अब आप यहाँ से अपने H1 H2 जिसको भी जो साइज़ देना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपका बढ़िया काम करेंगी चीज़ें। और आवर कोड नाउ वर्क्स ग्रेट, इट शोज अ सेम टेक्स्ट साइज इन ऑल ब्राउजर्स एंड अलाउज ऑल ब्राउजर्स टू जूम एंड रिसाइज द टेक्स्ट। तो देखो हमारा सही से जूम भी होगा और जूम आउट भी होगा, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि भाई पहले में इसमें फ़र्क क्या है। भाई अब आप चला रहे हो मॉडर्न ब्राउज़र, ये वाला जो हमने बग फिक्स किया है ये हमने किसके लिए किया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पुराने टाइम के ब्राउज़र हैं। हो सकता है मेरा आज भी कोई ऐसा विजिटर है जो अपने कंप्यूटर में बाबा आजम के ज़माने की विंडो XP चला रहा हो, ठीक है। विंडो का सपोर्ट बंद हुआ है, विंडो डालना या इंस्टॉल करना बंद नहीं हुआ है,
सारी चीज़ें काम करेंगी उसके ऊपर। और एक्सपी में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र चलता था वो मैक्सिमम हद मार के 10 तक चलता था, 10 से ऊपर नहीं डलता था उसके अंदर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 उसके पास होगा डेफिनेटली, है ना। अब अगर तुम्हारी आज की कोई मॉडर्न वेबसाइट उसके पास खुलेगी तो सब बिखर जाएगी तुम्हारी साइट वहाँ जाकर, ये काम ही नहीं करेगा ये लेटेस्ट यूनिट। तो इसके लिए आपको बॉडी को 100% लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ VW। VW मतलब व्यू पोर्ट यूनिट, ठीक है, विच मीन्स द व्यू पोर्ट विड्थ। दैट वे द टेक्स्ट साइज विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउजर विंडो। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा H1 स्टाइल फॉन्ट साइज 10 VW व्यू पोर्ट विड्थ हेलो वर्ल्ड, यानी कि जब आप इसको चेक करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। हमने पूरा जूम आउट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लार्ज टेक्स्ट आ रहे हैं। So viewport is the browser window size 1 VW equal to 1% of the viewport width. If the viewport is 50 centimeter wide, the 1 VW is equal to 0.5 centimeter. ठीक है, तो हमारी ये viewport width होती है, this is the viewport height. तो आपको लगता है कि जैसे मैंने कोई हीरो सेक्शन बनाया अपनी वेबसाइट का एग्जांपल के तौर पर, और आप चाहते हो कि वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, उसकी पूरी हाइट को कवर करे, तो वहाँ पे लिख दो 100 VH, यानी कि यूज़र की स्क्रीन को पूरा 100% यूज़ करो, ठीक है। तो आपका डेस्कटॉप के हिसाब से सेक्शन डेस्कटॉप में सेट हो जाएगा, मोबाइल के हिसाब से मोबाइल में सेट हो जाएगा, टैबलेट के हिसाब से टैबलेट में हो जाएगा। प्रैक्टिकली जब करेंगे तो दिखा देंगे आपको, बढ़िया यूनिट है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद CSS फॉन्ट गूगल। अब एक तो होता है कि भाई आप अपने कंप्यूटर के फॉन्ट लगा सकते हो, ठीक है, और अभी हमने अर्लियर जितने फॉन्ट डिस्कस किए थे वो फॉन्ट है जो जनरली हर किसी के पास अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमें कुछ और स्टाइलिश फॉन्ट लगाने जो गूगल ने स्पेशली डिफाइन किए हुए। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, fonts.google.com। तो गूगल की अपनी खुद की फॉन्ट की पूरी लाइब्रेरी है, यहाँ से सब रिसेट कर दो तो आप यहाँ जाके इनको देख पाओगे। फिल्टर, रिसेट ऑल, और ये देखिए तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। सो जो भी फ़ॉन्ट आपको अपने प्रोजेक्ट में लगाना है तो कैसे लगाते हैं, हाउ टू यूज़ गूगल फॉन्ट। बिफोर दैट आप ये देखिए, इफ़ यू डू नॉट वांट टू यूज़ एनी ऑफ स्टैंडर्ड फॉन्ट इन HTML यू कैन यूज़ गूगल फॉन्ट्स। भाई सीधी सी बात है, आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट आपके कंप्यूटर तो चलेगी नहीं, वो चलेगी ऑनलाइन। ऑनलाइन जाएगी तो यानी कि वो नेट से सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है, जैसे हमने वीडियो देखा यूट्यूब का। तो वैसे ही आप फॉन्ट भी ऑनलाइन लगाइए, गूगल सीधी ज़्यादा कोई विजिटर्स होगा उसके पास भी नेट होगा तभी आपकी वेबसाइट चलाएगा, तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली गूगल से उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पर, यानी कि परमानेंट। सो गूगल फॉन्ट्स आर फ्री टू यूज़ एंड हैव मोर देन 1000 फॉन्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। सो हाउ टू यूज़ गूगल फॉन्ट्स? So just add a special style sheet link in the head section and then refer to the font in the CSS. So here we want to use a font named Sophia from Google Fonts. हमने लिखा link relevant में style sheet, href में https fonts.googleapis.com/css, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क क्वेरी कर रहे हैं फैमिली में सोफिया फॉन्ट को। बस जाके यहाँ पर लिखिए सोफिया। सोफिया जो है सेंस सेरिफ फैमिली का फॉन्ट है, और जब आप इसको यहाँ पर आउटपुट करेंगे तो देखिए सोफिया फॉन्ट हमारा डिस्प्ले हो गया इसके अंदर। कंट्रोल यू करके देखिए फॉन्ट गूगल से आ रहा है, क्लिक करेंगे ये इसका लाइब्रेरी यहाँ रखा हुआ है ना। तो ऐसे आप गूगल से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हो। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं सोफिया फॉन्ट, लिखे सोफिया, ये आपका फॉन्ट आ गया यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसको हमें अपने उस पर लगाना है, तो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, गेट फॉन्ट। गेट फॉन्ट पे क्लिक करो, क्या दिखाई देता है, गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करो, तो यहाँ से आपको लाइब्रेरी मिल गया, ठीक है, नीचे नाम लिखा रहा है, हो गया काम, बस इतना करना है आपने। तो क्या करना है, लिंक करना है या इंपोर्ट करना है, तो मैं इस तरह से भी आप लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ से जस्ट कोड कॉपी, अपने वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट, और नीचे अपने फॉन्ट का नेम लिख के डाल दो, आपका फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो आगे जब हम लोग अपने टेम्पलेट बनाएंगे तो उसमें आपको ऐड करने भी सिखाऊंगा कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पर आपके सबके कोड यहाँ पर अवेलेबल हैं, देख सकते हो। दूसरा फॉन्ट हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि ट्रीरोंग फॉन्ट हमारे पास है। आप इसको ट्रीरोंग फॉन्ट को ट्राई करिए, ये देखिए
दूसरा फॉन्ट आपके पास है। ये सब क्या है, जो वेबसाइट के ना ट्रेंडिंग फॉन्ट है। हमें बड़ा ये रहता है ना डाउट कि कौन सा फॉन्ट लगाएं, तो पूरा एक डॉक फाइल बना हुआ है, जैसे ऑडियो वाइड, आप इस फॉन्ट को देखिए, तो ये फ्यूचरिस्टिक फॉन्ट है। फ्यूचरिस्टिक जैसे कि आप कोई स्पेस से रिलेटेड बना रहे हो, फ्यूचर से रिलेटेड बना रहे हो, टेक्स्ट से रिलेटेड बना रहे हो, इस तरह की फॉन्ट वहाँ पर यूज़ होते हैं, है ना। जनरली जितने भी स्पेस के ऊपर बनी मूवीज़ आप देखो तो इस तरह के फॉन्ट मिलेंगे आपको देखने के लिए। नेक्स्ट, when specifying a font in CSS, always list at minimum one fallback font to avoid unexpected behavior. So also here you should add a generic font family like serif or sans serif to the end of the list. तो हमने क्या बोला, ऑडियो वाइड मान लो 1% के लिए कल को गूगल ने हटा दिया और तुम्हारी वेबसाइट पर अभी तक चल रहा है, तो उसका कोई भी सेंस सेरिफ फॉन्ट लगा ले वो, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ मल्टीपल फॉन्ट्स ऑफ गूगल। तो आप यहाँ देखो हमने एक ही फाइल में ऑडियो वाइड, सोफिया, ट्रीरोंग तीनों फॉन्ट को एक साथ यूज़ किया है। आपको 3 अलग अलग CSS लाने की ज़रूरत नहीं है, अब बस आप यहाँ से तीनों का एक साथ एग्जांपल देखिए। 3 अलग फॉन्ट एक ही फाइल में आप देख रहे हैं, कंट्रोल यू करके कोड चेक कर सकते हो। तीनों को यहाँ पर लिख दिया अपने ऊपर, सही से डिफाइन करना है URL में, अपना आप काम करेंगे चीज़ें। नेक्स्ट आइए, रिक्वेस्टिंग मल्टीपल फॉन्ट्स में स्लो डाउन योर वेब पेज, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। यानी कि जब आप एक से ज़्यादा फॉन्ट लगाओगे तो उतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट बनेंगी, तो यानी कि जितनी ज़्यादा पेज से रिक्वेस्ट जाती हैं उतना आपका पेज स्लो होता है। सो जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते तो कोशिश करो एक फॉन्ट और उसी की फैमिली के सारे, जैसे बोल्ड, इटैलिक, सेमी बोल्ड, कंडेंस, इस तरह के आते हैं ना बहुत सारे, जैसे रोबोटो, पॉपिन्स आप चलाते हो, तो एक फैमिली लो, ये नहीं कि अलग अलग फैमिली पकड़ के उसके अंदर फिर आप फॉन्ट लगा रहे हो। तो ऐसे फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वेबसाइट का फ़ॉन्ट बदल दो उस केस में। नहीं तो अभी डिज़ाइन करते वक्त तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में दिक्कत करेगा आपके लिए। जब तुम SEO करोगे तो वहाँ पर एरर आएगा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट का जो रिक्वेस्ट टाइम है वो 2.5 सेकंड से ज़्यादा का है। अगर आपकी वेबसाइट 2.5 सेकंड से एक्सीड करेगी तो आपकी रैंक गिर जाएगी। गूगल उन्हीं को आगे भेजता है जिनकी वेबसाइट 2.5 सेकंड से पहले खुलती है। जिनकी वेबसाइट 2.5 सेकंड से ज़्यादा में खुलती है उनकी वेबसाइट को रोक देता है। वो कहता है इस वेबसाइट को रोको, जब तक ये ठीक नहीं होती तब तक विजिटर को मत दो, पहले उनको भेजो जिनकी रफ्तार तेज़ है ना। इसको ऐसा समझो जैसे ट्रेन होती है ना, एक ट्रेन लेट हो जाती है, वो फिर लेट ही होगी। वो कहते हैं भाई जो पीछे से आ रहा है उसको स्लो मत करो, उसको पहले भेजो, उसको रोक के रखो, ये हो गया ना लेट, अब उसको एंड में जाने दो। तो वाला सिस्टम है। तो गूगल इसलिए यहाँ पर क्या देखता है, पेज स्पीड में जब हम लोग जाते हैं, यहाँ पर आप कोई भी URL जब चेक करोगे, ठीक है, जैसे अमेज़न हम चेक करते हैं, सो यहाँ पर मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया होगा, फेल और पास लिखा आता है इसके अंदर। जिसको लोड होने दो, क्या लिखा रहा है मोबाइल पर, फेल, डेस्कटॉप पर पास। पास कब हुआ, क्योंकि अगर इस ग्रीन के अंदर अंदर खुल गई तो अमेज़ॉन की वेबसाइट को मात्र 1.6 सेकेंड्स का टाइम लगता है खुलने में, ठीक है। मोबाइल पर यही वेबसाइट 1.9 सेकेंड के अंदर है, लेकिन बाकी के पैरामीटर उसके एक्सीड कर जाते हैं। आप देखें 223, यहाँ पर 1 सेकेंड्स, डेस्कटॉप में सारी चीज़ें इसकी ग्रीन के अंदर अंदर है। तो यही होता है लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट LCP। अगर आपका 2.5 सेकेंड के अंदर है तो आपकी वेबसाइट विन विन है, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। ऐसी फ्लिपकार्ट को अगर आप चेक करोगे, जितनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा फॉन्ट होंगे, जितनी ज़्यादा CSS होगी, वेबसाइट स्लो होगी। सो जितना मिनिमलिस्टिक होगी उतनी बढ़िया है। अब जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो हमारा क्रिएटिविटी दिखाने का बड़ा मन करता है, फिर सजाते हैं उसको पूरा एकदम, खूब सारे एनिमेशन होने चाहिए उसमें। वो वहाँ तक ही सही है जब तक आप ऑनलाइन लेके नहीं जा रहे हो। जब ऑनलाइन जाएगा तो गूगल कहता है पहले तो जावास्क्रिप्ट हटा दो सारी इसमें से, अब तुमको तो सीखी क्यों। वो कहता है सिर्फ वैलिडेशन करो, ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन करो, क्राउजल लगाओ, ड्रॉप डाउन बनाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट हम सोच रहे थे भाई हमने तो सर ऐसी वेबसाइट देखी जिसमें एनिमेशन भी था, जिसमें ऐसा भी कुछ इफेक्ट था, तो गूगल नहीं चलने देगा ऐसी वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट कब चल सकती हैं, जब आपका नाम गूगल से बड़ा हो गया। जैसे एग्जांपल मेरा इसका कहने का मतलब क्या, जैसे फ्लिपकार्ट है, आज अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई ऑनलाइन कुछ खरीदना है, फेस्टिव टाइम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इन 2 वेबसाइट पर जाओगे, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ऊपर। आपको बोलेंगे ऑनलाइन कुछ कपड़े खरीद लो तो आप मिंत्रा की तरफ जाओगे, क्योंकि अब इनका नाम इतना हो चुका है, तो इनकी गलतियाँ माफ़ हैं, क्योंकि अब इनको लोग गूगल से नहीं ढूंढ रहे।
तो जब तक तुम कुछ बने नहीं तब तक तुम्हें गूगल पे निर्भर रहना पड़ेगा, तब तक तुम्हें गूगल की ही गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा कि उसकी कंडीशंस क्या हैं। अगर वो पूरी करोगे तभी वेबसाइट चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। फिर ऐसे ही चलेगा, अरे अनिकेत मैंने एक वेबसाइट बनाई ज़रा देखना, तो कितने अनिकेत को बताओगे ऐसे है ना? तो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि आप लिखें कीवर्ड वो सबके पास पहुंच जाए। तो गूगल नहीं जाने देता, चाहे कितना अच्छा एसईओ कर लो उसका। तो इसलिए हमने मल्टीपल फॉन्ट लगाया, तो साथ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए कि क्या होगा, आपकी वेबसाइट स्लो डाउन होगी। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि भाई पेज, अगर आपका क्लाइंट बोलता है भाई मेरे को ऐसा यहाँ लगा दो, ये फॉन्ट यहाँ लगा दो, बोलो कि ये डिसएडवांटेज होगा भैया, लगा दूंगा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल को मुझसे मत कहना इसको रैंक कराओ पेज को। स्टाइलिंग गूगल फॉन्ट्स कि भाई आपको उसका साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। जैसे हम लोग सोफिया फॉन्ट के अंदर स्टाइलिंग चेंज करें, ऑफ कोर्स यू कैन स्टाइल गूगल फॉन्ट्स एज यू लाइक विद CSS। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सोफिया फॉन्ट में हमने डॉट शेडो डाला हुआ है, नीचे काम कर रहे हैं। फॉन्ट साइज को हमने यहाँ पर चेंज किया 30 पिक्सल। टेक्स्ट में शेडो हमने डाला है 3 का ऑफसेट एंड 3 का ब्लर, और कलर इनेबलिंग फॉन्ट इफेक्ट। Google has also enabled different font effects that you can use. First, add effect equal to effect का name to the Google API, then add a special class name to the element that is going to use this special effect. The class name always start with font dash effect, ठीक है, and ends with the effect name. तो आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा है फॉन्ट का नेम है सोफिया, और हमने उसमें फायर इफेक्ट बनाना है। अब तुम लगे रहो, अगर तुम्हें पता नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ इतना सा काम करने से आग लग गई फॉन्ट के अंदर, और फॉन्ट सेलेक्टेबल है कि नहीं? तो ये इफेक्ट आपको बने बनाए मिल जाएंगे इस तरह के। चलो, तो ये हमने देख लिया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू रिक्वेस्ट मल्टीपल फॉन्ट इफेक्ट जस्ट सेपरेट दैट इफेक्ट नेम विद अ पाइप कैरेक्टर, जैसे हमने ऊपर उसमें देखा था फॉन्ट के नेम में। कहाँ पर? ये ऐसे आपको अगर एक से ज़्यादा इफेक्ट लगाने हैं, यहाँ पर कहाँ गया, जैसे हमने फायर इफेक्ट लगाया, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर इफेक्ट लगाओ और नियॉन आउटलाइन करो, एम्बॉस भी कर दो, शैडो भी लगा दो मल्टीपल उसके अंदर, एक साथ कई सारे काम। चलो, तो हमने नियॉन वाले के लिए नियॉन इफेक्ट, आउटलाइन वाले के लिए आउटलाइन, एम्बॉस वाले के लिए एम्बॉस, सबके लिए अलग अलग क्लास से बनाई और यहाँ पर ला के कॉल करा दी। तो देखो, ये नियॉन इफेक्ट आ गया, ये आउटलाइन इफेक्ट आ गया, ये एम्बॉस इफेक्ट आ गया, और ये मल्टीपल शैडो इफेक्ट। तो इस तरह से आप गूगल फॉन्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो देखो कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, बन गया ना। तो ये था आपके गूगल के फॉन्ट्स। तो इनके साथ आप प्ले करो, बढ़िया से आपका काम होगा। मेरे ख्याल से टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया। क्या कोई लेना आगे क्या? चलो, नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे फॉन्ट पेयरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह की फॉन्ट के साथ किस फॉन्ट को हमने पेयर करना है। इससे आपका वेबसाइट डिज़ाइन करने का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि भाई किसके साथ कौन सा फॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे आप हेडिंग अगर बना रहे हैं तो ऐसा फॉन्ट लगाओ, तो हेडिंग के साथ में इस तरह का फॉन्ट लगाना है। या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप दूसरा देखें, ठीक है, या कोई तीसरा फॉन्ट देखें हम लोग, तो ये क्या है, फॉन्ट की जुगलबंदी है कि किसके साथ कौन सा फॉन्ट जाएगा। हेडिंग ये तो पैराग्राफ में कौन सा चलाना है, ये नहीं कि अंड संड कुछ भी चला रहे हैं उसका करें, ये अच्छी नहीं लग रही वेबसाइट, तो इसमें अच्छी लगेगी ही लगेगी। तो तुम्हारी ये सरदर्दी भी ख़त्म है इसके अंदर। सारे पेयरिंग मैंने बना के दिए हुए हैं उसमें, उन्हीं में अपनी वेबसाइट बनाओ, काम खत्म। तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हो फॉन्ट की पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट कौन से कर रहे हैं, सुपर फैमिलीज कौन सी हैं, कंट्रास्ट इज अ किंग, चूज ओनली वन बॉस। ठीक है, चूज ओनली वन बॉस का मतलब क्या, हेडिंग के अंदर हम लोग एक ही अगर हेडिंग फॉन्ट इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने H1 बहुत सारे लगा रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और सभी H1 को आप अलग अलग फॉन्ट बता रहे हो कि इसको मॉन्स्टेड दे दो, इसको ल्यूसिडा दे दो, इसको आर्चिवो दे दो, इसको पॉपिंस लगा दो। तो ये गूगल को अगेन कन्फ्यूज़ करने वाली बात है। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा, यहाँ से शुरू करेंगे। याद रखना फॉन्ट पेयरिंग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना